एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात तो राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार डीटीसी बसों की खरीद और उसके रखरखाव के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए का भारी घोटाला कर रही है। लेकिन अब इस मुद्दे पर उपराज्यपाल द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जांच कमेटी ने यह मान लिया है कि बसों की खरीद में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी की तरह स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जांच कमेटी ने बसों के रखरखाव को लेकर दोबारा टेंडर जारी करने का आदेश देकर ये साबित कर दिया है कि दिल्ली सरकार बसों की खरीद और रखरखाव में भारी घोटाला कर रही थी। बता दें कि दिल्ली बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कुछ दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया था कि दिल्ली सरकार बसों की खरीद में भारी अनियमितता बरत रही है। इन्हीं आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक कमेटी का गठन कर आरोपों की जांच कराई। कमेटी ने दिल्ली सरकार से बसों की खरीद से जुड़ी 400 फाइलें मंगवाकर खरीद प्रक्रिया की पूरी जांच प्रक्रिया का बारीकी से अध्ययन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बसों की खरीद में टेंडर जारी करने से लेकर खरीद प्रक्रिया के अब तक के चरण में कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, जिसके बाद दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। तो बीजेपी जिस तरीके से लगातार केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रही थी, डीटीसी बसों का खरीद और फरोख्त में ये आरोप लगा रखा था, उन पर 5,000 करोड़ रुपए का ये आरोप था, जिसको लेकर जांच कमेटी का गठन किया गया था। और अब जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि जांच प्रक्रिया का बारीकी से अध्ययन उन्होंने किया है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बसों की खरीद में टेंडर जारी करने से लेकर खरीद प्रक्रिया के अब तक के चरण में किसी तरीके का कोई भी घोटाला नहीं सामने आया है, जिसके बाद दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई है। एक और केजरीवाल सरकार कह रही है कि जांच कमेटी ने यह मान लिया है कि बसों की खरीद में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और बीजेपी को आम आदमी पार्टी की तरह स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि जांच कमेटी ने बसों की खरीद रखरखाव में भारी घोटाला सामने आया है और इसीलिए उन्होंने दोबारा टेंडर जारी किया है। रखरखाव को लेकर दोबारा टेंडर जारी करने का आदेश देकर कमेटी ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली सरकार बसों की खरीद और रखरखाव में भारी घोटाला कर रही थी। बता दें कि दिल्ली के बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कुछ दस्तावेजों के आधार पर केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए थे। डीटीसी बसों की खरीद और रखरखाव को लेकर ये आरोप लगाए गए थे, जिसमें जांच कमेटी उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गठित की थी और अब जांच कमेटी ने ये अपनी रिपोर्ट दी है। संवाददाता राजीव तिवारी इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से अब आरोप लग रहे थे, अब एक बार फिर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है, क्योंकि जो कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बसों के रखरखाव में कोई भी घोटाला नहीं था। देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें डीटीसी की 1,000 बसों को लेकर भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार को यानी कि दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी और लगातार यही कहा जा रहा था कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया 1,000 डीटीसी बसों को खरीदने के लिए। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा और एलटी के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई थी, उस जांच टीम के द्वारा 3,000 डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद में यह स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी डीटीसी घोटाले के जो अंदर जो बात कही जा रही है कि डीटीसी घोटाला हुआ किया गया है, उसके अंदर ऐसी कोई भी कह सकते पुष्टि नहीं हुई है। और यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि इस जांच के आधार पर जो डीटीसी घोटाला है वो घोटाला नहीं है, बल्कि में तथ्य तौर पर जितने की खरीद थी उतने ही साबित किए हैं आम आदमी पार्टी ने। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे थे कि लगातार और भाजपा के बड़े नेता, चाहे आदेश गुप्ता हो या फिर और भी बड़े नेता हो, वो लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। और कहां तक कि मनोज सिसोदिया ने भी यही कहा है कि भाजपा जो है वो लगातार झूठों का पुलिंदा बनाकर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। बल्कि में यह स्पष्ट हो चुका है जांच टीम के द्वारा। राजीव, जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाए थे, वो कौन से दस्तावेज थे जिनके आधार पर उन्होंने इतने बड़े 5,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए? देखिए, बिल्कुल सही बताया। जिस तरीके से बात करें विजेंद्र गुप्ता की या फिर आदेश गुप्ता की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यही कोशिश की थी कि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से 1,000 बसों को खरीद को लेकर 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया था, मगर जिस तरीके से टीम गठित की गई और टीम गठित के द्वारा
ये स्पष्ट हो चुका है कि उसके अंदर कोई भी घोटाला नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आरोप जो सवालों का जो घेरा है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ है, और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी कह सकते हैं भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। और आज आदेश गुप्ता के घर के बाहर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन भी किया जाएगा। जी इस प्रदर्शन में क्या कुछ खास रहने वाला है राजीव, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच इस तरीके के घोटाला भी जब उजागर हुआ, तो आखिर किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जाएगा और क्या कुछ इसमें खास रहेगा? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अब लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की तरफ से कहा गया डीटीसी घोटाला किया गया, पानी घोटाला किया जा रहा है, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं है, कोरोना काल के अंदर जो लोगों की मौत हुई है उसके जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बताया गया था। मगर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश की जाएगी, और इसी को लेकर आज प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसके अंदर पानी के मुद्दे कहें या फिर टैंकर माफिया के जो मुद्दे कहें या फिर डीटीसी के मुद्दे कहें, तमाम मुद्दों को लेकर आज भाजपा को घेरा जाएगा। और यहाँ तक कि जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के आदेश गुप्ता, उनके घर के बाहर आम आदमी पार्टी 11 बजे के करीब आज प्रदर्शन करेगी, और बड़ी संख्या के अंदर पटेल नगर के अंदर एकजुट होंगे। जी राजीव, ये जो जांच कमेटी थी, इसकी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ कहा गया है कि क्या वाकई घोटाला हुआ है, या फिर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि कमेटी ने ये साफ तौर पर कहा है कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ और टेंडर दोबारा जारी कर दिया है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो टेंडर दोबारा जारी करने का मतलब? देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पर से बिल्कुल से स्पष्ट हो चुका है। जिस तरीके से टीम गठित की बात की गई, जांच गठित की बात की गई, तो उसके अंदर कोई भी घोटाला नहीं बताया गया। यहाँ तक कि एलजी को एक रिपोर्ट भी पेश की है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने कोई भी डीटीसी बसों को लेकर घोटाला नहीं किया है। मगर जिस तरीके से दोबारा से टेंडर जारी किया गया है, उससे कहीं ना कहीं जरूर मुश्किलें बनेगी आम आदमी पार्टी की, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी सफाई भी देती नजर आ रही है और जनता को कहीं ना कहीं संतुष्ट भी करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से भाजपा को घेरा जा रहा है, उससे साफ जाहिर है कि जिस तरीके से भाजपा ने भी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की थी, और लगातार दिल्ली के तमाम मुद्दों को लेकर, पानी के मुद्दे हों, टैंकर माफिया के मुद्दे हों, या फिर बिजली के मुद्दे हों, या फिर डीटीसी बसें को लेकर हो, लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा था भाजपा की तरफ से। अब कहीं ना कहीं पलटवार जरूर शुरू हो चुका है। जी तो कौन से वो मुद्दे हैं राजीव जो अब आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को लेकर घेरेगी? क्योंकि देखिए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो बीजेपी ने उनको घेरा है पानी के मुद्दे को लेकर और अब डीटीसी बसों को लेकर। तो अब केजरीवाल का क्या कुछ प्लान है, वो किन मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने वाले हैं? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब लगातार कहीं ना कहीं पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से डीटीसी बस मुद्दों को लेकर बात करें, जो घोटाला बताया जा रहा था भाजपा की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी खुलासा हो चुका है। यहाँ तक कि टैंकर माफिया को लेकर जो बात कही जा रही थी कि दिल्ली के अंदर आम जनता को पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर माफिया के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार काम कर रही है, अब उसको भी कहीं ना कहीं जवाब देती नजर आएगी आम आदमी पार्टी। मगर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को अब घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से झूठ के जो पुलिंदे बनाए गए थे और कहीं ना कहीं उनकी जो खुलासा हुआ जांच कमेटी के द्वारा, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें जरूर बनेंगी। अब देखना होगा कि प्रदर्शन के माध्यम से जनता को कितना समझाने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी, या फिर भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी, मगर ये प्रदर्शन के बाद ही पता लग पाएगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी सफाई भी देती नजर आ रही थी, और लगातार ये भी कहा गया था कोरोना काल के अंदर भी जो लोग मरे थे ऑक्सीजन को लेकर, जो कहा गया था भाजपा की तरफ से कि ऑक्सीजन दुगनी से तिगनी मांगी गई थी, मगर उसके लिए भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा गया कि हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसके आधार पर भाजपा कह रही है। मगर तमाम मुद्दों को लेकर आज आम आदमी पार्टी भाजपा को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन राजीव देखिए, जिस तरीके से अब ये टेंडर दोबारा जारी किया गया है बसों का, उसमें सबसे बड़ा घोटाला तो यही साबित हो रहा है, क्योंकि देखिए जब घोटाला कोई भी नहीं है उसके बाद दोबारा टेंडर जारी करना, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का इसमें पूर्ण रूप से हाथ हो सकता है केजरीवाल को फंसाने के लिए। देखिए सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, और इसी को लेकर शायद जो टेंडर है वो दोबारा से जारी किया गया है, क्योंकि डीटीसी बसों के अंदर जब जांच कमेटी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उसके अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ, तो फिर दोबारा से टेंडर जारी करने की कोई जरूरत ही नहीं बनती। मगर जांच कमेटी ने जान करके ये शायद आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी का जो टेंडर है वो दोबारा से जारी किया जाए, ताकि जो डीटीसी बसें हैं वो दोबारा से उसका टेंडर पास होने के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि बसें कितनी आएंगी। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को बसों की जरूरत थी, और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं डीटीसी बसों को खरीद फरोख्त को लेकर कहीं ना कहीं कोशिश करती नजर आती। मगर जिस तरीके से कोशिश वो कह सकते जांच कमेटी के आधार पर फंसी थी, तो कहीं ना
ना कहीं अब उसके खुलासा भी हो चुका है और ये भी स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि जांच कमेटी ने 3000 डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद में एलजी को रिपोर्ट पहुंची है और एलजी ने ही अब कहीं ना कहीं जांच कमेटी की जो संतुष्टि है वो कहीं ना कहीं क्लियर कर दी है। मगर जिस तरीके से टेंडर दोबारा से पास करने की बात की गई है और दोबारा से जारी करने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर जरूर मुश्किलें खड़ी होती हैं। जी किस तरीके की मुश्किलें ये आम आदमी पार्टी पर हो सकती है राजीव? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से दोबारा से टेंडर जारी किया गया तो भाजपा दोबारा से इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी कि अगर जांच कमेटी के हाथ में अगर कोई भी सबूत नहीं लगे तो उन्होंने दोबारा से टेंडर जारी करने के लिए क्यों कहा गया और टेंडर जारी क्यों क्यों करा गया है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर जरूर सवाल निशान बनता है, मगर दिल्ली सरकार किस तरीके की अपनी पुष्टि करेगी और कहीं ना कहीं अपने शब्दों को रखेगी वो जरूर देखना होगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है दिल्ली सरकार जो कहीं ना कहीं अपनी स्पष्ट जो डीटीसी बसों को लेकर जो स्पष्टीकरण है वो किस तरीके का रखेगी और प्रदर्शन के द्वारा भाजपा को किस तरीके से घेरा जाएगा। जी ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाएगा, आम आदमी पार्टी किस तरीके से प्रदर्शन करती है। लेकिन इस बीच देखिए केजरीवाल के पर सवाल तो काफी उठ रहे हैं। अब डीटीसी बसों का उठ रहा है, उससे पहले पानी का और बिजली का। बीजेपी लगातार यही आरोप लगाती आ रही है कि जब अगर लोगों को फ्री में ये सब चीजें मुहैया हो रही हैं तो आखिर सरकार पैसा कहां से ला रही है? देखिए, सही कहा आपने, यहाँ पर भाजपा लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है, चाहे वो ऑक्सीजन के मुद्दे को लेकर हो जो दुगनी से तिगनी मांगी गई थी, और यहाँ तक कि पानी को लेकर हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार पानी की कमी देखने को मिली, वाटर लॉकिंग की समस्या जो देखने को मिली वो भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान करता था। डीटीसी बसों की जो खरीद फरोख्त थी उसको भी लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हुआ, मगर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर अब कहीं ना कहीं भाजपा भी कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है और जिस तरीके से भाजपा आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि भाजपा को भी जवाब दिया जाए। जी कब तक ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो सकता है राजीव? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिसे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा वो लगभग 11 बजे के करीब स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं कोशिश यही की जाएगी कि भाजपा की जो खुलासे हैं या फिर जो उनके दावे हैं उनको झूठ का साबित करा जाए और लगातार उनको घेरा जाए। मगर देखना होगा आज किस तरीके से घेरा जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़े सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि जो करोड़ों का घोटाला बीजेपी ने आरोप लगाया था करोड़ों के घोटाले का, उसमें जब केजरीवाल सही हैं तो आखिर क्यों उनको सफाई भी देनी पड़ रही है? क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रदर्शन में उनको सफाई भी देनी पड़ सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें घोटाले की, जो 5,000 करोड़ का घोटाला बताया गया था डीटीसी बसों को लेकर, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा की जो दलील थी वो कहीं फेल होती नजर आई। मगर आम आदमी पार्टी जरूर गिरती नजर आई, क्योंकि जनता के बीच में जो चुनाव के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यही कहती थी वो स्पष्ट है और कहीं ना कहीं भरोसेमंद है और भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के लिए काम कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से अब घोटाले सामने आ रहे थे और कहीं ना कहीं उसके लेकर भाजपा घेरने की कोशिश कर रही थी तो कहीं ना कहीं जरूर मुश्किल बन रही थी। मगर अब जिस तरीके से निगम के चुनाव आने वाले हैं और तो भाजपा को कहीं आम आदमी पार्टी को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं जरूर दिक्कतें बनी थी। मगर आज देखना होगा प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा को किस तरीके का जवाब दिया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है राजीव कि देखिए बीजेपी जब जिस तरीके से कमेटी ने रिपोर्ट में साफ कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसके बाद भी बीजेपी अब ये आरोप लगा रही है कि जो भी कमेटी है उसने जो ये टेंडर है वो दोबारा जारी करके ये साबित कर दिया है कि इसमें बसों के रखरखाव में कहीं ना कहीं कोई भी घोटाला हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही है कि आखिर टेंडर जारी करने की क्या जरूरत थी? क्या बीजेपी का वाकई इसमें हाथ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि जो डीटीसी बसों को खरीद फरोख्त को लेकर जो आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया उसका खुलासा होना चाहिए, उसकी जांच आनी चाहिए। जिस तरीके से जांच रिपोर्ट भी आई है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जरूर क्लीन चिट मिली है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दोबारा से टेंडर पास किया गया है, दोबारा टेंडर जारी किया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जरूर मुश्किलें बनी है। मगर देखना होगा आम आदमी पार्टी अपनी परेशानियों को कितना दूर कर पाती है, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले चुनाव के समय कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो सकती है और भाजपा के हाथ में जरूर मुद्दे लगे हुए हैं। मगर देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी इनका जवाब किस तरीके से प्रदर्शन के माध्यम से आदेश गुप्ता को किस तरीके से घेरा जाएगा और उनको जवाब जो देना होगा वो किस तरीके से देना होगा। जी और ये जवाब देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर बीजेपी किस तरीके से इसका जवाब देती है और केजरीवाल किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर घेरते हैं बीजेपी को। क्योंकि देखिए केजरीवाल के अहम मुद्दे यही हो सकते हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी थी दिल्ली में, उसको लेकर उन्होंने ऑक्सीजन पूरी तरीके से मुहैया नहीं कराई है। ये कुछ वैक्सीनेशन को लेकर मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिस पर आम आदमी पार्टी घेर सकती है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर कहीं न कहीं ये भी कहा गया था कि दिल्ली सरकार जो है वो चौगुनी गुरु ऑक्सीजन माँग रही है और कहीं न कहीं वैक्सीन को लेकर बार-बार ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। मगर इन्हीं को लेकर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी भी घेरने की कोशिश करेगी कि केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली को वैक्सीन नहीं उपलब्ध करा रही थी, जिसकी वजह से अभी तक कमी नज़र आ रही है और ऑक्सीजन की जो कमी थी, वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से थी, ना कि दिल्ली सरकार की तरफ से। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन ज़रूर किया जाएगा और देखना होगा कि इनको किस तरीके से घेरा जाएगा। और कहीं न लेकिन कहीं अभी एक आदेश रिपोर्ट गुप्ता ये भी यानी सामने आई थी राजीव, जिसमें साफ जाहिर किया गया था कि आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीजन की जरूरत से ज्यादा मांग की है। उसको लेकर बीजेपी भी घेर सकती है आम आदमी पार्टी को। देखिए, अब तो इलेक्शन का समय है तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर चलेगा और कहीं न कहीं आरोप जरूर जिस तरीके से भाजपा लगा रही है और कहीं न कहीं उसका जवाब आम आदमी पार्टी देती नजर आ रही है, तो कहीं न कहीं जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। मगर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से जवाब देती है और भाजपा जो है वो अपने बचाव में आज क्या करती है, क्योंकि इसके कहीं न कहीं राजनीति जरूर है। किस तरीके से राजनीति का समय चल रहा है और कहीं न कहीं चुनाव का समय भी है, तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन की कमी दिल्ली में हो रही है, कहीं एक बार फिर से सरकारें जो है वो अपने ही आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर ना रह जाए और जनता एक बार फिर से पिछसे ना नजर आए। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर मलाड पुलिस ने एक 57 वर्षीय ज्योतिषी को गिरफ्तार किया है, जिसने उस पर विश्वास रखने वाली महिलाओं के साथ लाखों रुपए निवेश करने के बहाने अपनी पटपेटी में जमा करवाया और फरार हो गया। उनकी जमा राशि की ज्यादा ब्याज देने के बहाने उसने बैंक में रखे पैसे और गहने अपने पतपेड़ी में जमा करवा लिए और जनवरी से फरार था। लेकिन अब पुलिस की सतर्कता से आखिरकार आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम राम नीलकंठ करिंदरकर है, जो मलाड में रहता है। पूछताछ में ये पता चला है कि करंदीकर के पिता बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे। उनके पास मुंबई, बोरीवली, दौलतनगर सहित मुंबई के बाहर टेम्भा नामक में कई मठ और उनके हजारों भक्त हैं। उसी का फायदा उठाकर वो महिलाओं का विश्वास जीतने के लिए अपने पिता के नाम के इस्तेमाल करता था। मुंबई की मलाड साइबर सेल ने एक ज्योतिषी बाबा को गिरफ्तार किया है। बाबा महिलाओं को विश्वास में लेने के लिए अपने मठ में बुलाता था और वहां विश्वास में लेने के बाद उनके घर में रखे पैसे, उनके बैंक में रखे पैसे और उनके साथ रखे हुए गहने को इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेता था और बाद में रफू चक्कर हो जाया करता था। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ एपीआई तांबे साहब हैं, जानकारी देंगे किस तरह से बाबा इस पूरे गैंग को चलाता था और किस तरह से मोडस अपनाकर लोगों को लूटने का काम करता था। सर बताइए कि किस तरह से बाबा का ये जो विश्वास की आड़ में जो पूरा क्रियाक्रम है किस तरह से चलता, बताइए। हमारे यहाँ पे जनवरी में एफआईआर रजिस्टर हुआ था। 2 सीनियर सिटीजन महिला जो है उन्होंने आके यहाँ पे कंप्लेंट दिया था कि ऐसे एक बाबा है, ज्योतिष खुद को बताते हैं और उनके पिताजी भी बाबा थे, तो हम उनको उस टाइम से जानते हैं। तो इस इंसान ने हमारे को बोला कि मैंने एक पतपेड़ी खोली है गायत्री पतपेड़ी के नाम से मलाड में, एंड उस पतपेड़ी में आप इन्वेस्ट करो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आप मुझ पर भरोसा करो क्योंकि मुझे भी ज्योतिष आता है, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ मैं, आपके कोई प्रॉब्लम रहेंगे वो मैं दूर कर सकता हूँ। तो महिलाओं का कैसा था कि उनको ऐसा लगता था कि हाँ ये इनके पिताजी के टाइम से हम जानते हैं उनको, तो वो एंगल से उन्होंने उनके पास पैसे जमा करते थे। अभी तक 2 कंप्लेनेंट में से एक कंप्लेंट के लगभग 15 लाख रुपए, दूसरे कंप्लेंट के 50 लाख रुपए प्लस 80 तोला सोना, इतना उस बाबा ने पतपेड़ी के नाम पे उनसे लिया था। और फिर जब दिसंबर 2020 में उन महिलाओं ने उनसे पैसे मांगना शुरू किया तो वो गायब हो चुका था। तो फिर हमने उस मैटर में एफआईआर रजिस्टर किया था और जनवरी से हम उसको ढूंढ रहे थे क्योंकि वो उसके घर पे नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, मोबाइल वगैरह भी बंद थे। फिर अभी बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमने उसको अरेस्ट किया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर बोरीवली में एक मठ है, यानी कि आश्रम कहा जा सकता है, जहां अभी
मैं वहां खुद गया था, वहां भजन कीर्तन हो रहे थे। कि क्या इसी को विश्वास बनाने की एक कड़ी माना जा सकता है? जो बोरीवली और खोपोली में आश्रम है वो इस अक्यूज पर्सन के पिताजी का आश्रम हुआ, मठ हुआ करता था। वहाँ पे अभी भी जो भक्तगण है वो जाते हैं, लेकिन उसके पिताजी को जो ट्रस्ट था लोगों का, उसको इसने मिसयूज किया है। एंड लोग जो थे उसके पिताजी के पास जाया करते थे, उनको उनके ऊपर भरोसा था, भक्तगण थे। इसने उसके उस ट्रस्ट का फायदा उठा के लोगों के साथ इस तरीके का। जाहिर तौर पर बाबा अब साइबर सेल मलाड के विभाग में जो गिरफ्तार हो चुके हैं, बाबा से पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि बाबा के घर वालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो बाबा के घर वालों को साफ तौर पर कहना है तो वो कहाँ रहते हैं, जिंदा है या मर गए, ये उनको भी पता नहीं है। लेकिन अब बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ये जांच कर रही है कि बाबा ने और कितनी महिलाओं को इस तरह का शिकार बनाया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ये जो मामला अब सामने आया है, कहीं ना कहीं लोगों का अंधविश्वास जो है, लोगों की जो भावनाएं होती है उनको भी भावनाओं को आहत करने वाला, और जो लोग अंधविश्वास जताते हैं उसका एक जीता जागता प्रमाण है। की आड़ में लोगों के साथ लूटपाट ठगी का यह मामला जो है नया है। अब ऐसे में देखा गया है कि हमारे देश में कई बाबाओं को मुंबई पुलिस और देश की तमाम जो पुलिस है या जांच एजेंसी ने गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में एक बार फिर से यह मामला सामने आया है कि राम नीलकंठ करिंकर नाम का वो शख्स, यानी कि जो अपने आप को ज्योतिष यानी कि बाबा कहता था, वो तमाम सीनियर सिटीजन को सबसे पहले टारगेट करता था। लिहाजा जब श्रद्धा भक्ति की बात आती है तो सबसे पहले जो है सीनियर सिटीजन महिलाएं ही उस तरफ झुकाव करती हैं। तो वो अपनी मठ में बुलाता था कि मुंबई के जो बोरीवली इलाके में जो मठ है उसमें बुलाता था। उसके बाद जो है भजन कीर्तन के नाम पे और लोगों को जो विश्वास दिलाता था कि वो बाबा जो कहेगा वो बहुत सही कहेगा और जो जानकारी देगा वो सही जानकारी देगा। लिहाजा लोग उसके झांसे में आ जाते थे। उसके बाद बाबा ये कहता था उन लोगों से कि जो आपने कमाया है उसको एक पूंजी बनाइए, एक जगह रखिए, जिससे वो बढ़ेगा और फिर आपको उसका काफी फायदा होगा, जैसा कि हमें मिल रहा है। उसी बाबा के विश्वास में लोग, बाबा की जो पेटी खोली गई थी उसमें लोग पैसा डालते थे और बाबा ने न सिर्फ एक को बल्कि ऐसे 40 से 50 लोगों को ठगने का काम किया। हालांकि लिहाजा मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में 2 लोगों का मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें बाबा की गिरफ्तारी भी हुई है। किस तरीके से ये बाबा लोगों को ठगने का प्रयास करता था सत्यप्रकाश? क्योंकि देखिए, लोग जिस तरीके से आपने बताया कि जो सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन्स है, वो महिलाएं ज्यादा इस दौरान अंधविश्वास में आती हैं, और जब वो अपने विश्वास में लेता है तो क्या वो कारण थे जो महिलाएं इतने अपना सारा ही सामान उनको पकड़ा देती थी? देखिए, ये जो नीलकंठ महाराज है, बाबा है, उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उनकी कई जगह मुंबई सहित महाराष्ट्र में मठ भी है, यानी कि आश्रम भी है। उसी आश्रम में लोग उनकी श्रद्धा के अनुसार जाते थे। लेकिन उनके पिता की मौत के बाद जो है ये बाबा जो है उनका काम का जो था वो हस्तांतरण कर लिया। अब जिम्मेदारी चूंकि इसकी थी, इसके एक और भाई है जो लगातार मठ में नेतृत्व करते हैं। लेकिन ये लोगों को ये बोलता था कि जिस तरह से मेरे पिताजी ज्ञानी थे, ज्योतिषी थे, लोगों को बताते थे, लोगों को भला करते थे, ठीक उसी तरह से मैं भी करता हूँ। लिहाजा लोग विश्वास भी करते थे। इसी विश्वास का फायदा उठाकर, यानी कि अपने पिता द्वारा की गई श्रद्धा भक्ति का फायदा उठाकर यह बाबा लोगों से संपर्क बनाता था और संपर्क के दौरान उनसे उनके घर में रखे पैसे उनके घर भिजवाने का भी काम करता था। भिजवा कर बाकी पैसे जो है अपने अकाउंट में ले लेता था, अपने बैंक में ले लेता था और उसके बाद जो है लेकर रफू चक्कर हो जाया करता था। सत्यप्रकाश, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, देश में ऐसे कितने ही बाबा हैं जो उपजे हैं और उनका पर्दा भी फाश हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस तरीके से इन बाबाओं पर अंधविश्वास करते हैं। देखिए, जाहिर तौर पर ये विश्वास वाली दुनिया है, लोग विश्वास भी करते हैं। लिहाजा जब किसी का काम, यानी कि अगर कोई बाबा कहता है कि जाओ तुम्हारी ये हो जाएगी, 100% में 10% ऐसे हो जाते हैं तो चीजें सही हो जाती है। अब उसी 10% लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के आधार पर उनमें श्रद्धा भक्ति बढ़ा देते हैं। लिहाजा जब विश्वास की आड़ में बाबा किसी बातें करता है तो लोगों को सत्य लगता है। इसी सत्य का फायदा उठाकर बाबा ने लोगों को गुमराह करने और बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। पुलिस की कार्रवाई इस मामले में फिलहाल कहां तक पहुंची है सत्यप्रकाश? देखिए, मलाड की साइबर पुलिस में तो एफबीआई विवेक तांबे हैं, उन्होंने बड़ी सक्रियता से बाबा को मुंबई के मुलुंड इलाके से गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे अहम कड़ी
जब बाबा के परिवार वालों से बाबा के मठ में जाकर साइबर सेल ने पूछताछ की तो उनके परिवार के मठ के लोगों को ये करना था, बाबा जिंदा है या नहीं है, बाबा है या नहीं, उनसे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन बाबा की गिरफ्तारी में पता लगा है कि बाबा के साथ उनकी पत्नी लगातार रोज बात करती थी, यानी कि पूरा परिवार इसमें संलिप्त है, क्योंकि परिवार की संलिप्तता के चलते बाबा सेफ बच रहा था। हालांकि 1 साल से बाबा फरार था, इसको साइबर सेल लगातार कोशिश कर रही थी ढूंढने की, लेकिन बाबा पुलिस का हाथ नहीं लग रहा था। आखिरकार गुलुन इलाके से बाबा की गिरफ्तारी हुई है और बाबा से पूछताछ की जा रही है कि जो करोड़ों रुपए उसने गबन किया है, जो सीनियर सिटीजन लोगों का गहने ले लिया, वो कहाँ रखे और किसके पास दिए। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश मुख्यालय में 12 जुलाई सोमवार को आयोजित की गई है। शाम 4 बजे से शुरू होने वाली बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा जिलाध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। बैठक में भावी योजनाओं और सेवा ही संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। 13 जुलाई को प्रदेश के सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई है और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय भी शरीक होंगे। सभी पदाधिकारियों और मोर्चों के अध्यक्षों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मिशन 2022 को साधने के लिए सरकार एक बार फिर से तैयार है। बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है और इसी बीच अब मंथन भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से उत्तराखंड में तमाम समीकरण बने, मिशन 2022 के मद्देनजर ही तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरे के रूप में उभरे और सीएम युवा सीएम बने हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड को पहला युवा सीएम मिला और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार और अब बैठकों का दौर देहरादून में शुरू हो गया है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।